विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है। प्रणब मुखर्जी वहां पर गए तो क्या आप कहेंगे कि प्रणब मुखर्जी सांप्रदायिक हैं? क्या जयप्रकाश नारायण सांप्रदायिक हैं? जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिक थे? क्या इंदिरा गांधी सांप्रदायिक थी? और अगर थी, नहीं थी, तो फिर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में क्यों हिस्सा लेने के लिए गए? आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 96 वर्ष पुराना संगठन है और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। इन 96 वर्षों में देश की कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं और इतने लंबे समय में कई बार सही इतिहास भी, जो असली इतिहास होता है, वो भी धुंधला पड़ने लगता है। इसलिए आज हम इतिहास के इस आईने पर पड़ी धूल को आपके लिए साफ करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आरएसएस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी। आज से लगभग 100 साल पहले जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब महात्मा गांधी देश में एक जननायक की तरह उभर रहे थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि देश की हर जाति, धर्म और संप्रदाय अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाए और देश का एक बहुत बड़ा वर्ग महात्मा गांधी का साथ दे रहा था। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी आबादी उस समय महात्मा गांधी के साथ नहीं थी, बल्कि ये लोग सर सैयद अहमद खां के विचारों का समर्थन कर रहे थे। सर सैयद अहमद खां मानते थे कि अंग्रेजों का राज भारत के मुसलमानों के हित में है, क्योंकि अगर भारत से अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया तो लोकतंत्र में हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट देगा और मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट देगा। और ऐसे में हिंदुओं की आबादी क्योंकि कहीं ज्यादा है तो भारत पर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा। और गुलामी के दौर में ये विचार सर सैयद अहमद खां के थे और वो इसीलिए चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं और अगर लोकतंत्र आ गया तो फिर मुसलमानों का शासन नहीं आएगा। इसीलिए वो चाहते थे कि अंग्रेज यहां पर बने रहें। और इसका जिक्र काजी मोहम्मद अदील अब्बासी की पुस्तक खिलाफत आंदोलन में विस्तार से किया गया है। उस दौर में सर सैयद अहमद खां के इन विचारों से एक बड़ी मुस्लिम आबादी बहुत प्रभावित थी और यही वजह है कि खुद महात्मा गांधी ने मुसलमानों का समर्थन हासिल करने के लिए तब खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया था। असल में पहला विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले जिन मुसलमानों को अंग्रेजों की गुलामी अच्छी लग रही थी, उन्हीं मुसलमानों ने वर्ष 1919 आते आते ब्रिटिश सरकार का विरोध शुरू कर दिया था और इस विरोध का कारण था टर्की नाम का देश। पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने टर्की के ऑटोमन एम्पायर को बहुत बुरी तरह से हराया था और इसके बाद टर्की के खलीफा को हटाए जाने की चर्चा पूरी दुनिया में थी और भारत के मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि टर्की के खलीफा को हटाया जाए और भारत में टर्की के खलीफा के समर्थन में खड़े हुए इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी को लगा कि वो अंग्रेजों के प्रति मुसलमानों की इस नाराजगी के जरिए उन्हें आजादी के आंदोलन में जोड़ सकते हैं, एक बड़ी शक्ति के रूप में शामिल कर सकते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस ने तब खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। इस बात से आरएसएस के संस्थापक केशवराव बलीराम हेडगेवार बहुत नाराज हुए, क्योंकि वो मानते थे कि भारत के मुसलमानों का नेता कोई खलीफा नहीं हो सकता। और कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके उस समय भी मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो कोशिशें हैं, ये आज की नहीं है, ये उस जमाने से चली आ रही है। और उस जमाने में भी मुसलमान बाकी देश के लोगों से अलग सोचता था। और ये सैयद जो खां हैं, सैयद अली खां, ये वही हैं जिन्होंने टू नेशन थ्योरी दी थी। सैयद अहमद खां जो हैं, ये वही हैं जिन्होंने टू नेशन थ्योरी उसके बाद दी थी। इसके अलावा उस दौर में कई सांप्रदायिक दंगे भी हुए जिनमें हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ। इसलिए आरएसएस का गठन हिंदू हितों की रक्षा और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में हुआ था। तो यह पृष्ठभूमि है आरएसएस के गठन की। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरएसएस को देश के लिए खतरा बताते हैं और इन लोगों द्वारा अक्सर कहा जाता है कि आरएसएस देश की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जबकि ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। सच ये है कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ का भारत में विलय कराने के लिए आरएसएस की ही मदद ली गई थी और इसी वजह से पाकिस्तान के कई विचारक, वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान भी आरएसएस से नफरत करते हैं। आरएसएस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो हार्ड हिंदुत्व यानी उग्र हिंदुत्व की विचारधारा को मानते हैं, जो देश के अल्पसंख्यकों के लिए सही नहीं है। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग आरएसएस से सबसे ज्यादा घृणा करते हैं, क्योंकि आरएसएस के बारे में यह कहा जाता है कि उसका असली लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाना है और मुसलमानों को लगता है कि हिंदू राष्ट्र में उनके अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, इसलिए वो आरएसएस का विरोध करते हैं। और याद कर लीजिए, 1919 के आसपास भी, आजादी से पहले भी मुसलमान यही सोचते थे।
जबकि असल में आरएसएस के विरोध का सबसे बड़ा कारण है उसका जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत होना और उसकी विचारधारा। आज आरएसएस संगठन दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। भारत में इसके 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक हैं। देश में 38,000 से ज्यादा स्थानों पर आरएसएस की 60,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं और भारत में आरएसएस की लगभग 8,000 मंडलियां हैं। यानी यह संगठन जमीनी स्तर पर बहुत ही मजबूत है और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता है। एक और बात, आरएसएस वो संगठन है जिसने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। दोनों एक जमाने में आरएसएस के स्वयंसेवक थे। तो आज हमने आपको यह बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी आरएसएस से असल में इतना घबराती क्यों है, क्यों उसे देश के लिए इतना खतरनाक मानती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आरएसएस का जो संगठन है वो इतना मजबूत है जिसे कांग्रेस पार्टी के लिए भेद पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और इसलिए इस तरह के पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि 45 दिनों में इस हाफ पेंट में आग इतनी बढ़ चुकी होगी कि ये नष्ट हो जाएगी।